गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पॉडकास्ट लकी सर का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घर की याद नहीं आई तुझे लक्की? ये अननोन गनमैन और कितनों को मारने वाले हैं? एक भी ऐसा दुश्मन जिसने इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो जब तक एक भी जिंदा है तो हिंदुस्तान ने एक वादा किया है सर। हिंदुस्तान ने ये बोला है कि तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। तो अननोन गनमैन आपका है या आपने वहां से भी हायर किया हुआ है? कभी अननोन गनमैन ने इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद पर अटैक करने की कोशिश की है क्या? पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे एक्सप्लोजिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल, बोला एक काम कर दो, अंडे प्लीज बताओ उसको, थोड़ा सा टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, आज उसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे। अच्छा, मेजर इकबाल को धुरंधर मूवी में घंटे का मेजर इकबाल भी बोला गया है। ये बंदा असली में भी वैसे ही करते जैसा दिखाया। आपने कभी आदमी की खाल को निकलते हुए देखा ऐसे करके, छीलते हुए? मेरे पास एक वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर पता है क्या कर रहे हैं? चापर से आदमी की खाल को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हम लोग लौकी नहीं छीलते हैं, कद्दू अद्दू, जिंदा आदमी का। आपने एक बार बोला कि दुनिया में कोई भी वॉर कहीं भी हो, ये 4 औरतें हैं जो इस वॉर के लिए जिम्मेदार हैं। कौन है वो 4 औरतें? मैं भी कह रहा हूँ ट्रम्प कोई एजेंट नहीं है सर। जैसे हम पुतिन सर के उसमें और ट्रम्प के उसमें आए तो धरती आसमान का फर्क है। आपने ट्रम्प को ट्रम्प बोला, पुतिन को पुतिन सर बोला, ये क्या है? नहीं सर देखो, आपके सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है? दुनिया में सारी मीडिया को एक जगह बुलाया गया था और पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाता है क्या लिखना है। किसने बुलाया? कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। अब कैप्सूल कैप्सूल चाहिए, और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अच्छा, ये रेट कार्ड है? रेट कार्ड है। बोला जा रहा है कि इसी महीने में इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या है वो? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी पे। वेलकम। इस वक्त इंटरनेट पर 2-4 चीजें ही हैं जो देखी जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही हैं या शेयर की जा रही हैं। एक तो धुरंधर हो गया, हमारा स्पाई नेटवर्क, अननोन गनमैन, उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, यही सब देखा सुना और शेयर किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस वक्त इंटरनेट पे। तो हमने सोचा इसी सारे सब्जेक्ट पर जो हमको और क्लैरिटी दे सके, इनसाइट्स दे सके और इंपॉर्टेंट चीजें बता सके, उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं लकी बिस्ट, जो कि स्पाई यानी एजेंट रह चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्नाइपर रह चुके हैं, इजराइल में ट्रेनिंग ले चुके हैं, अमेरिका और ईरान को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इन सारी चीजों की बात होगी, नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। इसे एपिसोड को पूरा देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। प्लीज वेलकम लकी बिस्ट। जय हिंद सर। क्या हो रहा है दुनिया में? क्या बवाल मचाया आपने? दुनिया बढ़िया चल रहा है इस टाइम। लेकिन सर देखो, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे घर सब लोग परिवार वाले दुनिया आईपीएल देख रहे हैं ना सर। पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है और शाम को देखो आप हर रोज आईपीएल। तो इससे ज्यादा शांति और कहाँ होगी सर? तो आप भी मानते हैं भारत में सबसे ज्यादा शांति है? सर शांति है आज, मतलब लोग ये अगर आज न्यूज चैनल बंद कर दो, दुनिया के सोशल मीडिया बंद कर दो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में वॉर भी हो रही है एक्चुअली, है ना? तो दुनिया को लगेगा ही नहीं वॉर भी है। तो सोशल मीडिया में देख रहे हो आप, दिन भर न्यूज चैनलों में अलग वॉर चल रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है वॉर। लेकिन आप मुझे ये बता दो, किसी भी आदमी से ये पूछ लो कि उसको क्या फर्क पड़ा इस देश में वॉर से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि देश के अंदर इस टाइम क्या है, गैस सिलेंडर ऊपर लाइन नहीं, वो उस वॉर की वजह से नहीं हुआ सर, लोगों ने अपने घरों में भर दिए। ठीक है, एक पैनिक सिचुएशन। आज भी आप किसी दुकान में चले जाओ, डेली का सामान लेने जाते हो, हर रोज सामान खरीदते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कल किसी को ये बोल दिया जाए कि मार्केट में सामान ही नहीं होगा, आप सबका सामान लेने चले जाओगे तो पैनिक तो क्रिएट होगा ही ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लग रहा है कि क्या भ्रम फैलाने वाले बहुत है देश के अंदर कि वॉर होगा, गैस बंद हो जाएगा, चीजें बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गवर्नमेंट के पास हर चीज अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन होती है, उस पैनिक की वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए, यूएस को, अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं। ये सुपर पावर क्या इतना कमजोर हो गया कि वो ईरान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ईरान कहाँ से हमला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे उसने अपने मिसाइलें और ड्रोन छुपा के रखे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा एक नैरेटिव आता है, ऐसी खबरें आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीआईए बोलता है हम सबसे स्ट्रांग हैं, हमको तो सब पता होता है। तो सीआईए को ये नहीं पता कि ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, क्या सही में बना रहा है, नहीं बना रहा है, ड्रोन कहाँ रखे हैं, इसका अंदाजा नहीं है क्या सीआईए को? सर देखो, जो हर रोज हम लोग बोलते हैं यार, जो वॉर दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन सबसे पहले मीनिंग क्या है सुपर पावर की सर? लोग कहते हैं सुपर पावर है, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछे सुपर पावर का मतलब क्या है।
मैं गेस करूं, हाँ। इंफॉर्मेशन आपके पास सब चीज की है, इसको एक सुपर पावर की कैटेगरी में ला सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल कि अच्छा आपके पास इंफॉर्मेशन भी है सब कुछ। हाँ। चलो हम मानते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंफॉर्मेशन, जी। लेकिन सुपर पावर, मेरे लिए सुपर पावर वो है दुनिया में जो अपनी बात मनवा ले सर। बात- चाहे आज मेरे लिए ईरान भी सुपर पावर है सर, हिला रखा है ना उसने, बोला नहीं निकलने दूंगा यहाँ से मैं किसी की भी सीट, ठीक है। तो इसका मतलब ईरान, मेरी नजर में जो आदमी अपनी बात दुनिया से बनवा रहा है वो सुपर पावर है सर। अब अमेरिका की रही हम CIA, हम सिर्फ CIA को देखते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार अमेरिका की CIA अकेली काम नहीं कर रही है सर, 5 आइस काम कर रही है साथ में। अमेरिका के गठबंधन है ना 5 आइस के साथ, उसके साथ MI6 भी है, उसके साथ न्यूजीलैंड भी है, उसके साथ कनाडा भी है। तो MI6 तो हम जानते हैं ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में। तो बाकी न्यूजीलैंड और कनाडा कितने स्ट्रांग है? सर देखो स्ट्रांग तो यूरोप में जितने भी देश हैं स्ट्रांग, यूरोप तो स्ट्रांग है ही, लेकिन सबसे पहली चीज कि जो अमेरिका ये बोलता था कि मैं 28 तारीख को एक हमला करूंगा, 28 फरवरी को, और मैं 24 घंटे के अंदर ही वॉर जीत लूंगा। अमेरिका ने बोला कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उसने क्या बोला कि मैं लीडर को खत्म करूंगा और वॉर खत्म हो जाएगा। हाँ। तो लोगों से ये, अगर लोग हिस्ट्री देखो, सबने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझे ये बता दो सर अमेरिका हिस्ट्री में कौन सी वॉर जीता है सर? कौन सी वॉर जीता है? चाहे अमेरिका ने वियतनाम वॉर लड़ी हो, वियतनाम वॉर से भी वापस आया, अमेरिका अफगानिस्तान में 20-22 साल रहकर गया, वापस आया सर। तो अमेरिका ने वॉर जीता कौन सा है सर? आज डोनाल्ड ट्रम्प अपने 2 स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि यार नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मैं वॉर से वापस जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेट ऑफ होमलैंड से, तुम अपना अपना देखो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने 50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक चीज और जो दुनिया को नहीं दिखा रहा है, साथ में प्राइवेट आर्मी भी क्या कर रहा है? डिप्लॉय कर रहा है। अब लोग अमेरिका की ये प्राइवेट आर्मी, दोनों के दोनों अमेरिका 2 प्राइवेट आर्मी, एक ब्लैक वाटर है और एक डाइन क्रॉप है, दोनों के दोनों। एक तो मतलब 99, मतलब प्राइवेट आर्मी पहले समझना है कि लोग यार प्राइवेट आर्मी क्या है। देखो उनके पास क्या ऑप्शन होता है, सपोज करो इसी प्राइवेट आर्मी ने, चाहे ब्लैक वाटर बोलो, इन्होंने क्या किया, वियतनाम वॉर भी लड़ी, इराक के अंदर भी इन्होंने वॉर लड़ी। होता क्या है, जब भी कोई देश होता है, कोई भी देश, वो देश जब किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे अपने देश को जवाब देना होता है। अगर 10 सोल्जर भी शहीद होंगे तो देश को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि यार हमारे 10 सोल्जर शहीद हुए हैं, तो पब्लिक रोड पर आएगी, क्योंकि किसी ना किसी के तो घर वाले मरे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो युद्ध करने नहीं जाएंगे ग्राउंड पर ना, डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कहते हैं दामाद जाएगा ना, पीट हेगसेथ जाएंगे अमेरिकन सोल्जर। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट आर्मी। कहने के लिए तो ये प्राइवेट आर्मी क्या होता है, पेपर्स पर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल काम होता है देश के लिए ही काम करना। ये करते गवर्नमेंट के लिए ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन प्राइवेट आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते, बाकी सारे वेपन होते हैं। अच्छा, मतलब वो आप समझ लो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास सारे वेपन होंगे। और एक और शॉकिंग चीज, आप इन प्राइवेट आर्मी के बारे में पता करना तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में CIA जब भी ऑपरेशन करता है तो उसको बैक सपोर्ट देती है। CIA की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती है ये प्राइवेट आर्मी की। CIA अगर कोई ऑपरेशन करने गई है तो बैकअप सपोर्ट रहता है, और CIA के उस एजेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी तक लेती है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइवेट आर्मी कितनी पावरफुल होती है सर। अब ये युद्ध लड़ेंगी तो इससे डोनाल्ड ट्रम्प को बेनिफिट क्या होगा? सपोज करो प्राइवेट आर्मी के अंदर 100 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इन 100 जवानों का डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब नहीं देना अपने देश को, वो प्राइवेट है भाई, इनकी मरने की कोई गिनती नहीं होगी कहीं भी। तो वॉर प्राइवेट आर्मी लड़ रहे हैं, इससे डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50,000 अगर सैनिक हैं उसमें प्राइवेट आर्मी की मिक्स प्राइवेट आर्मी मिक्स होगी, डिस्क्लोजर नहीं बताएंगे सर ये कि प्राइवेट आर्मी कितनी होगी। देखो मैनिपुलेट भी कर सकते नंबर्स कि भाई प्राइवेट ही मरे हैं। नहीं, ये प्राइवेट का तो बताएंगे नहीं ना सर। प्राइवेट का बताएंगे, अगर सोल्जर एक भी शहीद होगा तो उसका क्या होगा, वो तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या पता कि ओनली 20% अमेरिकन की एयर ड्रोन हो और बाकी की सारी क्या हो, प्राइवेट आर्मी हो। ये तो CIA को पता होगा या तो US आर्मी को पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी को कितना आगे रख रहे हैं। दूसरी चीज कि इस पूरे ईरान वॉर को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि ईरान वॉर आज हमें नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं कि आज दुनिया में पूरा जो जा रहा है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप जाना 1945 में। 1945 में ब्रिटेन के PM थे चर्चिल, और ये अभी जस्ट रशिया ने भी इस चीज का ओके मोहर लगा दी। रशिया भी इसको ओके बोल चुका है। शायद महीने भर पहले आप रशिया के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या, चर्चिल ने ये बोला कि यार चलो नाजी तो खत्म हो गए, मतलब हिटलर को हमने हरा दिया, अब क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ये पावरफुल देश हैं ये कहीं पावरफुल ना बने, इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो दुनिया में पहली बार एक ऑपरेशन लॉन्च किया एंथीकेबल। आज आप सर्च करना इस एंथीकेबल के बारे में तो आपको 1945 शायद 1 जून का वो दिन और आज ईरान वॉर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट मिलेंगे सर। कैसे कनेक्ट मिलेंगे
कि ब्रिटेन ने बोला कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, हम यूएसएसआर को खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर महाशक्ति यूएसएसआर है। तो MI6 इन देशों ने मिलकर क्या किया, यूएसएसआर के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आपको पता है कि 1990 के दशक में यूएसएसआर टूट गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो तब भी इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका दूसरा टारगेट था किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना, इसी ऑपरेशन एंथिकेबल का। मतलब चर्चिल खत्म हो गए दुनिया से, चर्चिल चले गए, लेकिन एजेंसी का ऑपरेशन कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। तो उस एंथिकेबल ऑपरेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू रशिया को टारगेट करना शुरू करा धीरे धीरे। अब 2014 के अंदर आप जाकर देखो कि रशिया के अंदर कैसे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुए, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, जब यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर लिया है, दुनिया का भी तब स्टेटमेंट आया था कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। आज मैं कह रहा हूं यार 3.5 साल हो गए तब भी वॉर चल रहा है। तो बेसिकली नाटो देश की बात हो रही है कि अभी टारगेट कैसे जा रहा है, ये तो नाटो है। यूक्रेन के भी सबको पता है नाटो है, लेकिन रशिया की एक मजबूरी है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना सर। देखो क्या होता है कि रशिया के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं या कंटिन्यू रशिया के साथ जो लड़ रहा है वो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन रशिया के पास डायरेक्ट एविडेंस रशिया को पता है। लेकिन दुनिया की नजरों में वो ये नहीं कह सकता कि भाई अमेरिका ये वॉर लड़ रहा है या ब्रिटेन ये वॉर लड़ रहा है। लड़ने के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को पूरे 32 देशों का सपोर्ट, नाटो का पूरे का पूरा 32 देश जो 3.5 साल से लगातार किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया तब भी फाइट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल रशिया के खिलाफ नाटो देश जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर, बिल्कुल। लेकिन यही नाटो देश अब बोल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हो जाएंगे, वो सब अमेरिका को अपना एयरबेस भी यूज करने नहीं दे रहे हैं। ये क्यों? नहीं, ये सिर्फ बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा, ये सिर्फ बताया जा रहा है नैरेटिव के लिए कि कल आप नाटो के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। लगेगा क्या, सपोज करो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दुनिया को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ग्राउंड के ऊपर ये सब एक है। अगर ये नाटो चाहे या दुनिया के यूएस चाहे, ब्रिटेन चाहे, कोई भी चाहे, महज 24 मिनट के अंदर पूरा वॉर खत्म हो जाएगा सर। 2500 मिनट नहीं लगेगा। फिर भी ये वॉर क्यों चल रहा है? इस वॉर में किसी ना किसी को फायदा होगा ना। चलो हर आदमी का नुकसान हो रहा है, ईरान बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, दुबई बोल रहा है मेरे को नुकसान। फायदा किसको हो रहा है सर? नहीं, फायदा किसको है? अगर वॉर से सभी को नुकसान है तो क्यों ये वॉर हो रहा है? क्या नुकसान वाली चीज कभी की जाती है दुनिया में? किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा होगा ना सर। तो हुआ क्या, कंटिन्यू यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ, वेनेजुएला को उन्होंने कैप्चर किया। वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक, और ईरान वॉर चल रहा है। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने बोला कि ईरान वॉर तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। शायद अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे सर, जब पहली बार ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी गई तो मैंने बोला यार ये वॉर जाएगा, 1.5 साल ये वॉर जाएगा, क्योंकि ये वॉर वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन एंथिकेबल का हिस्सा है। ये वॉर यहीं नहीं रुकेगा, आप कुछ टाइम तक 1-1.5 साल के अंदर आप भूल जाओगे क्या होगा। क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात हम कितनी करते हैं सर आज, कौन कर रहा है यूक्रेन रशिया की बात, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। सिर्फ ये है कि हमको क्या हो रहा है, न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं चल रहा है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है, लेकिन हमारे को नहीं पता चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा, क्योंकि हम न्यूज में देख ही नहीं रहे। अभी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका ईरान, अमेरिका इसराइल। करेक्ट। कुछ दिन के बाद, 6-7 महीने के बाद ये न्यूज धीरे धीरे बंद होंगे। न्यूज चैनल वाले बोलेंगे टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि पक गए लोग न्यूज देख देख के वॉर। तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से चाइना और ताइवान का हो जाएगा। फिर आप चाइना और ताइवान के ऊपर आ जाओगे, चाइना और ताइवान का हुआ, ये 2 बार आप भूल जाओगे। तो ऑपरेशन एंथिकेबल का मकसद ही ये है सर कि एशिया के अंदर 3 महाशक्ति है। एशिया में रशिया हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीनों सुपर पावर है सर। ये तीनों देश कभी एक साथ ना आए। आज मैं सवाल है छोटा सा कि एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि अगर ये 3 देश एक साथ आते हैं तो दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा जो इन 3 देशों का मुकाबला कर सके? वर्ल्ड में है कोई ऐसा देश? राइट। तो एशिया से क्या करना है, इन तीनों देशों को कमजोर करना। अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये वॉर रशिया और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना। वैसे तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर ही रहे। जब श्रीलंका की गवर्नमेंट गिरी तब भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं तब भी डिस्टर्ब हुआ, नेपाल वाले में देख सकते डिस्टर्ब हुआ, आपने लद्दाख वाला मैटर सुना, डिस्टर्ब करने की तो कोशिश करी है ना सर कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सीआईए को नहीं पता कि ईरान में क्या चल रहा है, या सीआईए जानना नहीं चाहती और वॉर कंटिन्यू करना चाहती? नहीं सर, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन है सीआईए के पास। हमारे को लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार कि सर सीआईए हो गया, MI6 हो गए, टोटल 5 आईज हो गए, यहाँ की डीजीएससी भी इनके साथ में है, सपोर्ट में ही है, फ्रांस भी इनके सपोर्ट में है, नाटो इनके पूरे सपोर्ट में है। तो क्या अमेरिका
इतना बेवकूफ हो सकता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा ये वॉर लंबा जाएगा सर? सही बात। कौन कहता है नहीं पता चलेगा? लोग कहते हैं अमेरिका ने धोखा खा लिया। किस चीज का धोखा खा लिया सर? हम अपने घर में बैठकर बोल देते धोखा खा लिया, मतलब हमने टीवी देखकर बोल दिया कि नहीं अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, CIA पूरी बेवकूफ है, इनको पता नहीं था। सर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन की हमारे को एयर स्ट्राइक सामने नजर आती है कि कल एयर स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, अमेरिका ने किया, या आज ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहे हैं, ये आपको जरूर नजर आता है। लेकिन इसके पीछे सालों की जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है, वो नहीं नजर आता। CIA को भी पता है कि ये वॉर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। अब क्वेश्चन है कि अगर उनको ये पता था ये वॉर लंबा जाएगा तो फिर भी उन्होंने अटैक क्यों किया? अब मैं इस वॉर को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, CIA, फाइव आइज सबको मालूम है कि वॉर लंबा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अटैक करता है किसके ऊपर? ईरान पे, ठीक है, अटैक करता है। अमेरिका को पता है कि अगर मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा तो यहां से यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना मिल रहा है, ठीक है। अमेरिका एक जगह ताकत लगाएगा ना सर, कहीं ना कहीं ताकत तो डिवाइड होगी। तो अमेरिका को यह भी पता है कि क्या है, यूक्रेन से मेरी ताकत हटेगी तो रशिया धीरे धीरे यूक्रेन को कवर करेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया इसके बाद। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इस हमले को करने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया, पूरे वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया। अमेरिका को पता है कि इस दुनिया का लगभग 18 से 20%, 22% तेल पूरी दुनिया में वेनेजुएला पर मौजूद है सर। वेनेजुएला के ऊपर उनके पास इतना तेल है, मैं वेनेजुएला के पास नहीं बोलूंगा वो तेल, वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान लगभग 147 करोड़ का देश, अगर हम उस तेल को यूज करें तो हम 168 साल तक हमारा तेल खत्म नहीं होगा सर। ये वेनेजुएला आज यूएस के पास जो तेल है, अब यूएस को पता है वेनेजुएला को कंट्रोल में ले लिया, उसको भी ये भी पता है CIA को कि ये सारा रास्ता ब्लॉक करेगा, ईरान रास्ता ब्लॉक करेगा 100%। ईरान इस रास्ते से क्या करेगा, किसी की तेल की शिप्स को नहीं आने देगा, मालूम है यूएस को। इसके बावजूद भी यूएस ने अटैक किया। यूएस को ये भी पता है कि जैसे मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, दो देश रेडी बैठे हुए ईरान को सपोर्ट करने के लिए, चाइना और रशिया। आज आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से जो ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, जो ईरान लगातार मिसाइल्स मार रहा है, उनकी हर लोकेशन को टारगेट कर रहा है अमेरिका की, जो अमेरिका के शिप तक B-2 तक अपनी मिसाइल भेज देता है, आपको ईरान का लग रहा है सर? सेम जो सिचुएशन यूक्रेन था वही ईरान हो गया। यूक्रेन को उन्होंने मोहरा बनाया, यहां रशिया चाइना ने ईरान को अब क्या है, अमेरिका का कोई भी टारगेट हो रहा है, कुछ भी, वो नाम किसका आ रहा है? ईरान का आ रहा है। तो इससे रशिया और चाइना को क्या बेनिफिट? उसका दुश्मन कमजोर हो रहा है सर धीरे धीरे। अमेरिका को भी पता है कि यार ये मेरे को नुकसान, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान हो रहा है सर? नहीं। पीट हेगसेट को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। या डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को कोई नुकसान हो रहा है? ऑयल कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है? दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिका के पास तो टोटल वेनेजुएला का तेल तो है ही है, तो महंगा बेचते पैसा, चाहे अमेरिका की आम जनता को नुकसान हो, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, अमेरिका के लॉ के हिसाब से तीसरी बार उन्हें प्रेसिडेंट, लेकिन वो इतने पावरफुल बन जाएंगे कि अगला कोई भी प्रेसिडेंट आए तो डोनाल्ड ट्रंप से पावरफुल कोई नहीं रहेगा। बात समझ रहे आप? तो वॉर का सबको पता है कि वॉर का क्या चलेगा, ये रशिया को भी पता है। हर देश अपना फायदा उठा रहे हैं। यार रशिया को क्या बेनिफिट है? रशिया को बेनिफिट है कि रशिया धीरे धीरे पूरा यूक्रेन को कवर कर लेगा। रशिया को बेनिफिट। चाइना को क्या बेनिफिट है कि चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अमेरिका के उन टारगेट को नुकसान पहुंचा रहा है जहां से ताइवान को मदद हो सकती है इन फ्यूचर में, क्योंकि उसको पता है मुझे इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं ताइवान को कैप्चर करूंगा। तो चाइना भी यहां क्या कर रहा है, बेनिफिट उठा रहा है इस वॉर का। दूसरा क्या है, अमेरिका कैसे बेनिफिट उठा रहा है? अमेरिका को करा वॉर तो चलेगी, हथियार तो बिकेंगे ना सर। आज पूरे एशिया, पूरे यूरोप में हथियार खरीद रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। तो अमेरिका को हथियार से भी बेनिफिट है, अमेरिका को ऑयल से भी बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं युद्ध से वापस जाऊंगा, आपको क्या लगता है युद्ध खत्म होगा सर? इजराइल कैसे रह पाएगा बगल में? आज ये सर 1967 का वो टाइम नहीं है कि सिर्फ 6 डेज वॉर चला। शायद 5 जून को इजराइल ने एक साथ 6 देशों को युद्ध में हरा दिया था। आज 2026 चल रहा है। अगर इस युद्ध को बीच में छोड़ के जाते हैं तो इजराइल बगल में नहीं रह पाएगा सर। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत इजराइल के लिए है। राइट। सो आप ये बोल रहे हैं कि ईरान ने अपने एसेट्स कहां छुपाए रखे हैं, ये मोसाद और CIA को पता है, बट फिर भी वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज
बैकिंग है ईरान को चाइना और रशिया की। बैकिंग है ना सर, जो ईरान बोलता है कि मेरे पास 2000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं है, तो कैसे ईरान 3500 किलोमीटर तक मिसाइल भेज देता है? ये मिसाइल कहां से आ रही है सर? कहां से आ रही है? ये पूरा रशिया और चाइना का सपोर्ट है। कोई भी मिसाइल, ये एयरफोर्स के जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट होंगे वो ज्यादा बताएंगे, कोई भी मिसाइल सर एयर स्पेस को टच करते हुए निकलती है, कई मिसाइल। और रशिया के पास और चाइना के पास अपना एयर स्पेस है, क्या उनके सपोर्ट के बिना मिसाइलें जा रही होंगी सर? तो कहीं ना कहीं दुनिया को पता है कि दोनों के पीछे किसका सपोर्ट है, रशिया और चाइना का सपोर्ट है। लेकिन बेनिफिट दुनिया के पावरफुल लोगों को बेनिफिट हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े आर्म्स कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट हो रहा है, इनका जो दामाद है कुशनर, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है सर। एक ट्वीट किया था आपने। जी सर। जिस दिन आपने ट्वीट किया उसके 6 दिन बाद सेम स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी, बट आपने 6 दिन पहले ट्वीट कर दिया था जहां पे आपने बोला था कि जो ये पीट हेग्सेथ है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, उसका मेन रोल है ईरान के साथ वॉर करने में। बिल्कुल। और फिर 6 दिन बाद ही ट्रंप भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो आपका ग्राउंड रिसर्च क्या था जिस बेसिस पे आपने बोला था? सर एक्चुअली क्या है, जब इन्होंने वेनेजुएला को कैप्चर किया तभी हमें पता चल गया था कि ईरान के ऊपर हमला करेगा। ईरान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन एक्चुअल उस टाइम रिपोर्ट एफबीआई की जो रिपोर्ट गई थी, एफबीआई ने बोला कि अभी आप अटैक मत करो। एफबीआई नहीं चाहता था इस अटैक को करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को कंटिन्यू पुश किया पीस रेस्ट्रिक्ट ने कि मुझे अटैक करना है, ये सही टाइम है। एफबीआई ने क्यों बोला होगा नहीं करने को? क्योंकि एफबीआई को इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी एफबीआई के पास है, इस टाइम अमेरिका के पास। एफबीआई की, चाहे सीआईए एक्सटर्नल देख रही है, लेकिन एफबीआई को पहले से मालूम कि अगर ये वॉर आगे जाएगा तो डेफिनेटली इस वॉर का असर उनके लोगों के ऊपर भी आएगा। तो क्योंकि एफबीआई को भी पता है कि कहीं ना कहीं इस वॉर के सपोर्ट में रशिया भी आएगी, इस वॉर के सपोर्ट में चाइना भी आएगा, ये वॉर लंबा जाएगा। तो अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिक के लिए एक एजेंसी ने बोला कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए अभी। लेकिन पी हैशटैग के कनेक्शन MI6 के साथ, MI6 इसको कंट्रोल करती है शुरू से ही, ब्रिटेन इसको कंट्रोल करती है शुरू से ही, पी हैशटैग को। और अगर आप इनके कनेक्शन देखो, या आप डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के कुशनर के कनेक्शन देखो, तो मार्टिन जो आर्म्स कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, इस कंपनी के साथ इसके कनेक्शन है। जब सऊदी के अंदर डील हुई थी तो इसने ही नेगोशिएट किया था, और सऊदी के जो बड़े बड़े ऑयल कंपनीज हैं तो भी कुशनर के कॉन्टेक्ट उनके साथ। तो वॉर से ज्यादा बेनिफिट इनको हो रहा है, वॉर से बेनिफिट सिर्फ इन लोगों को हो रहा है जो ट्रंप के नजदीक के लोग हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वॉर हो। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सर वो एक पॉलिटिकल आदमी है, एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल आदमी है, उसको नहीं पता वॉर में क्या होगा एक्चुअल में। अगर आप किसी पॉलिटिकल आदमी से पूछो कि यार ग्राउंड पर क्या होगा, लेकिन जो आसपास के सलाहकार है ना सर, वो आपको बताएंगे कि वॉर में क्या होगा, हम कितने टाइम में जीतेंगे। क्योंकि ट्रंप ने तो कभी वॉर लड़ा नहीं खुद, लेकिन पीस हैशटैग ऑलरेडी एक सोल्जर रह चुका है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो, उसको पता है कि इस वॉर का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो ये हमें पहले से पता था सर, पहले से ही इनपुट थी कि ये वॉर 100% यूएस के साथ, यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और ये हमें पहले से पता था कि जो पुश कर रहा है शुरू से, वो पीस हैशटैग कर रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा नाम नहीं खोला अभी। क्यों नहीं खोला? क्योंकि वो उनका दामाद है सर। जितना हाथ इसमें पीट हैशटैग का है, उतना ही हाथ उनके दामाद का भी है सर, कुशनर का भी, इस वॉर को कराने में। न्यूज में तो कुछ और ही आता है बस। अब सर देखो, अब न्यूज में आएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 700 करोड़ की जनसंख्या दुनिया के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि पीस हैशटैग से हमारी कोई दुश्मनी हो सर। जो हमारा वो इनपुट है कि यार ये वॉर ये करा रहा है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को लग रहा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पीट हैशटैग का नाम मीडिया के सामने बोलना चाहते थे। हुआ क्या होगा, सिनेरियो हम बताते हैं। हम भी क्या होता है, हमेशा डीप ब्रीफिंग के अंदर हम भी आपस के अंदर कहते हैं ये कैसा हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे बोल दिया देश के प्रेसिडेंट ने, जबकि पीट हैशटैग तो आज भी उन्हीं के साथ है। होता गया सर कि जैसे डोनाल्ड, मैंने आपसे बोला कि एक पॉलिटिकल पर्सन को जो भी उसके सलाहकार, जो भी उसके क्या कहते हैं देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जो भी नेवल चीफ ने बोला कि सर ये होगा, तो आप क्वेश्चन बोलेगा, तुम तो कह रहे थे भाई इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक एफबीआई का डायरेक्टर उनको बोला सर कि एफबीआई का डायरेक्टर बोला सर हमने आपको पहले भी बोला था कि इस वॉर को थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन सर ने कहा तो हमें करना पड़ा। तो एक आदमी के दिमाग में होता है थोड़ी देर पहले कि उसको बोला है कि यार पीस हैशटैग निकल गया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप पूरी दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली निकल गया। तो ट्रंप का प्रॉब्लम क्या है ना कि उन्होंने वॉर तो रोक नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं। कंफ्यूजन अपने स्टेटमेंट से बढ़ा। वो पहले एक बार बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग विद ईरान, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं हमने 50,000 सोल्जर से ईरान को घेर लिया, फिर वो बोलते हैं कि नहीं वो न्यूक्लियर बना रहा है तो हम उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हमें उनका न्यूक्लियर तो खत्म करके अब ऑयल पर, ठीक है, अब ऑयल उन्होंने बोला, दूसरा बोले नहीं हमको रिजीम चेंज करना है,
कल बोला रिजीम चेंज नहीं करना है, क्योंकि मार तो दिया, रिजीम तो चेंज हो ही गया। सो ये जो कंफ्यूजन है ना कि घोड़ा चतुर, भाई एक तो बोल, तो ये उनकी क्वालिटी है कि कंफ्यूज कर लेते हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा और बस बोल देते हैं, फिर बाद में सब उसमें से मीनिंग ढूंढते हैं। सर क्या होता है, एजेंसी के अंदर एक चीज सिखाया जाता है हमेशा, बॉडी लैंग्वेज को पहचानना। हाँ। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ट्रम्प कोई एजेंट नहीं है सर। जैसे हम पुतिन सर के उसमें और ट्रम्प के उसमें आए तो धरती आसमान का फर्क है। आपने ट्रम्प को ट्रम्प बोला, पुतिन को पुतिन सर बोला, ये क्या है? नहीं सर देखो, पुतिन सर को इसलिए बोला, आप मुझे दुनिया का ऐसा कोई इंसिडेंट बता दो जहां व्लादिमीर पुतिन ने मानवता के अगेंस्ट काम किया हो सर। आज 3.5 साल पूरा नाटो अटैक करेगा आप पे। नहीं सर, आप मुझे सिर्फ ये बता दो, आज तक बता दो कि व्लादिमीर पुतिन ने कोई ऐसा काम किया हो जो मानवता को शर्मनाक करे। आज ये वॉर 3.5 साल हो चुका है, 3.5 साल के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन को पता है कि पूरा नाटो उसके अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है, तब भी वो वॉर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियारों की कमी है सर, है ना, लेकिन क्या रशिया ने किसी न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दी? मैं आपको ये बताऊं, शायद मैं आज उनके वॉर से, उनके अटैक से इनोसेंट लोग भी तो मर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड तो मानवता का तो किया है ना पुतिन ने, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। नहीं सर, अगर आप वापस यूक्रेन की हिस्ट्री में जाओ सर, आप यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओ। अगर यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओगे तो यूक्रेन के अंदर जितने लोग मरे हैं ना सर, जितने लोग मरे हैं उसमें से आधे से ज्यादा खुद यूक्रेन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने मारे हैं। या ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो सर, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी और यूक्रेन आर्मी ने अपने ही लोगों को मारा और नाम किसका लगाया? रशिया का नाम लगाया। आपको पता है कि जब यूक्रेन के अंदर वोटिंग हुई थी तो 98% लोगों ने वोट दिया था सर व्लादिमीर पुतिन के साथ कि हमें इनके साथ जाने हैं। आपको पता है यूक्रेन के अंदर क्या किया? यूक्रेन के अंदर रशियन भाषा में बैन लगा दी कि जो रशियन भाषा बोलेगा उसको शूट आउट कर दो करके। अगर कभी यूएसएसआर जब अलग हुआ तो रशिया एक अलग हुआ, तो कभी भी पड़ोसी देश क्या होते हैं, भाषा एक होते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमारे आप जेएन के बॉर्डर में चले जाओ, आप जैसलमेर में चले जाओ, तो क्या होगा, जो उधर की साइड में जो रह रहे हैं उनकी और बॉर्डर के लोगों की भाषा एक मिलेगी, एक ही होगी। लेकिन यूक्रेन ने ये बोला कि अगर जो रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको शूट आउट करो सर। तो इसके लिए ग्राउंड पर लोगों को जाना पड़ेगा। ग्राउंड पर आप मीडिया के ऊपर मत जाओ। आप लोग मीडिया को देखते हैं कि मीडिया ने क्या बोला करके, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप यूक्रेन के अंदर जाके बोलो, आप यूक्रेन के नागरिकों से पूछो। आप किसी एक आदमी को बोल दो कि जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कोई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है सर, आप मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दो। इसलिए पुतिन सर है सर एक बंदा था उस हेलीकॉप्टर सर अपना बस ऐसे एक लगता एजेंट है। भी और है। दूसरी चीज सर, देखो मैं एक चीज ऐसे एक एजेंट और है। देखो सर, व्लादिमीर पुतिन एक एजेंट रह चुके हैं, तो ठीक है, आपका तो एक देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत इजी होगा। कौन कुछ चीजें बताइए जिससे आपको समझ में आ जाए कि आदमी ब्लफ कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। उस इंटरव्यू में, आप उस इंटरव्यू को लगा के सुना ना लोगों को, उस इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने उनसे ये पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि आपको पता है, बोला आपके मिसाइल के अटैक से 65 बच्चों की जान गई है। ईरान के ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ था। अगर आप उस बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो जैसे ये बात बोली है, जब ये मीडिया क्वेश्चन कर रही है ना, उनके पीछे पीट एस्टेक को देखना। जैसे ही मीडिया ने क्वेश्चन किया, पीट एस्टेक की बॉडी लैंग्वेज को देखना। कभी भी क्या होता है, आपको पीट एस्टेक की बॉडी लैंग्वेज वहां चेंज दिख जाएगी। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही है कि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कोई चोर होता है तो उस चोर के मतलब कहते हैं कि यार तेरे घर पर चोरी हुई है, अगर किसी ने चोरी की हुई तो डर जाता है। तो पीट एस्टेक की बॉडी लैंग्वेज उस सेकंड के लिए चेक करना, इस समय के लिए उससे पहले चेक करना कि पीट एस्टेक का रिएक्शन क्या होता है मीडिया के क्वेश्चन पूछते ही। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ मीडिया का, तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से शॉक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्वेश्चन पूछा पीट एस्टेक को कि ये क्या कह रहे हैं। तो पीट एस्टेक ने क्या बोला कि सर हमारी जांच चल रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि पीट एस्टेक या डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने क्या अमेरिका को गुमराह किया कि ये 65 बच्चों की हत्या हमने नहीं करी है, ये ईरान ने खुद करी है। अब आप समझ रहे हैं, वो न्यूज हमारे को नहीं दिखाई देती कि वेस्ट में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी चीज का क्वेश्चन किया उससे। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी सर। आपकी सबसे वर्ल्ड मीडिया को कौन मैनेज करता है कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड की मीडिया में कौन सा नैरेटिव जाना है, इसको मेजरली कौन मैनेज करता है? कोई एजेंसी मैनेज करती है, किसी देश की एजेंसी मैनेज करती है कि भाई यही न्यूज चलनी है, या ये नैरेटिव चलना है कि भाई ईरान जीत रहा है? क्योंकि पहले जब आया तो जो आपने बोला कि लोगों को क्या नोशन था कि 24 घंटे में वॉर खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो
इजराइल जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है, ये शुरू में आया 1-2-4 दिन, फिर उसके बाद सडनली बंद हो गया कि नहीं ईरान जीत रहा है, ईरान ने तो नाक में दम कर रखा। तो ये यही रियलिटी है या ये मैनेज की जाती है ये नैरेटिव? सर देखो, दुनिया के अंदर दो ही तरह के लोग हैं सर। हाँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एक वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में कोई सीमाएं नहीं लगती, बात समझ रहे हैं? एक आप और हम जैसे लोग हैं, तीसरी कैटेगरी दुनिया में है ही नहीं। ऐसे ही यार नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे, उसमें थोड़ा सा टच है ये जो मतलब कि पाकिस्तान में एजेंसी या एक अननोन मैन काम कैसे करता है, वो काफ़ी बातें सुनने वाली है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई जो सर का एक नज़रिया है ना देखने का और सोचने का, वो भाई सबसे मतलब कि डिफरेंट है। ठीक उन्होंने बोला है कि हर एक कैटेगरी होती है। अब हम नॉर्मल है, हमने कोई चीज़ जज नहीं करनी अगर कोई बंदा बोल रहा है, लेकिन उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो इस फील्ड में रहें, इसलिए भाई जो बातें हमें नहीं पता वो चीज़ें मतलब कि वो इधर जब बताते हैं ना तब एक आंखें खुल जाती है। अब देखो जो सबसे ज़्यादा बात इंटरेस्टिंग है ना कि जब ये युद्ध हो रहा था तब भाई हम मतलब कि सुन रहे थे, एक नैरेटिव बना था कि जो नेटो है या ये जो यूरोप है ना, इन्होंने हाथ ही मतलब कि उठा लिया, ये कोई काम ही नहीं करने वाले। तो अब जब एक गहराई में जाते हैं तो भाई सोचने पर तो बंदा मजबूर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कि ये तो एक सिक्स आइज है, एक मिलकर काम करती है, एक दूसरे को मतलब कि शेयर करते हैं सारी एक इंटेलिजेंस है, तो ये कैसे मतलब कि एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ है वो ही एक बंदा जज कर सकता है जो इस फील्ड में रहा होता है या जिसको पता होता है इनकी बॉडी लैंग्वेज का, कि मतलब कि उधर एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हम कोई एयर बेस नहीं देंगे, कोई हम इनके साथ नहीं अमेरिका के, लेकिन वो एक चंद मिनटों की बातें होती हैं सोशल मीडिया पर या एक बताने के लिए, लेकिन अंदर खाते वो जरूर एक बातचीत उनकी चल रही होती है कि आप मतलब कि आगे बढ़े, सबसे पहले हम एक खड़े होंगे। तो ये एक रियलिटी है। अब यूक्रेन में यूक्रेनी नहीं लड़ रहे, उसमें पूरा भाई अमेरिका मतलब के लड़ रहा है, उसमें पूरा नेटो लड़ रहा है और पूरा यूरोप के जितने भी मतलब के नेटो ऑलरेडी एक नेटो ही है यूरोप, तो उसमें भाई वो सारे देश हैं लड़ रहे हैं। लेकिन रशिया को पता भी है, लेकिन वो चीज़ मेंशन नहीं करेगा, वो एक काफ़ी इनकी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन यार ये एक अमेरिका का नैरेटिव बहुत एक बनता रहता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें चलाता रहता है। जैसे वो ट्रम्प की बता रहे हैं कि ट्रम्प अभी तक उनको मतलब कि उनके जो हैंडलर है वो चीज़ें बता ही नहीं रहे, ये हमने कार दी बाद में उसको एक मतलब कि बनाया हुआ है एक जोकर, आप समझ लें कि जाकर ये चीज़ें बताएं या करें, लेकिन इतना भी नहीं है, कुछ ना कुछ उसका जैसे वो बोलता है सारी चीज़ें उसमें आउटपुट उसके भाई होते रहते हैं। लेकिन सार ने भाई बातें बहुत कमाल की गई वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की थी। नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे। अगर यार आप ये बात करना रशिया और दूसरा यूक्रेन वार के बारे में, वार वाकई बहुत यार वो लड़ रहे हैं। आप ये देख लें कि इतना बड़ा रशिया है और वो एक छोटी सी कंट्री है, वही उनकी रियासत है, शुरू से उनके साथ उनका हिस्से थी, वो उनके साथ इतनी कंट्री मिली, इसलिए तो वो टिके हुए हैं। जैसे भाई अगर आप ये देखें ना दूसरा ये वार जो हुई है यूएसए और ईरान वाली, उसके भाई यार सब चीज़ें पता थी दूसरा अमेरिका को, जैसे सर ने बताया कि सब चीज़ें उनको पता थी, इसलिए उन्होंने पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया। वहाँ का तेल इतना भाई वहाँ पे तेल था भाई, बता रहे हैं कि इंडिया यूज़ करे तो पता नहीं कितने सालों तक इंडिया ना कंट्री जो है ना वो यूज़ कर सकती है, तेल ख़त्म ही नहीं होगा, इतना तेल वहाँ पे है जो जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे हमला किया अमेरिका ने और अपने कब्जे में सब कुछ कर लिया। इसलिए फिर बाद में उनको ये भी पता था कि ये जो रास्ता है ये भी ईरान बंद करेगा, वार बहुत लंबी जाएगी, जैसे हम वार करेंगे उनके दूसरा ईरान के साथ दो कंट्रियां मिल सकती हैं। और भाई उन्होंने साथ भी दिया है, रशिया और चाइना ने मिलके साथ दिया भाई, बहुत अच्छा साथ दिया है दूसरा ईरान का, तो इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें देख के ये सब कुछ किया है। बाकी बात ठीक है सर की कि आप देखें कि सबको नुकसान हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है, ये बात सोचने वाली, फायदा हो किसको हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है हमको नुकसान हो रहा है, दूसरा इजराइल कह रहा है हमको नुकसान हो रहा है, ईरान कह रहा है हमको नुकसान हो रहा है, फायदा हो किसको रहा है। ये शुरू से चली आई है, जब से भाई वो रशिया को तोड़ा गया ना तब से ये सारी चीजें, हाँ यूएसएसआर को तोड़ा गया ना तब से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी इसके बाद चाइना हमला कर देगा, वो दूसरा क्या कंट्री का नाम है ताइवान पे, वो यार भाई थी इधर
आप वही कह रहे हैं ना कि अभी कोई वार खत्म होती है तो नई वार शुरू हो जाती है। सिर्फ मीडिया पे जो चीजें बताई जाती है ना, उनसे सब चीजें हटके सर ने बताई हैं। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मीडिया से। ऐसी बात मीडिया से आज तक निकली नहीं है। जो बातें सर ने बताई हैं और जो नॉलेज दिया है, वीडियो यार वाकई कमाल की थी। बिल्कुल यार, लकी सर की काफ़ी अच्छी वीडियो, और हमेशा उनका जो सोशल मीडिया उसके ऊपर वो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना, वो फैक्ट्स जो है ना वो बताते रहते हैं। अब यहाँ पर जो एक ईरान की वार चल रही है ना, ये एक छोटी मोटी वार नहीं है, इसमें भाई पूरा एक ना मुकाबला हो रहा है। मतलब ये है कि एशिया साइड के जो एक पावरफुल कंट्री हैं उनका, और जो एक यूरोप और अमेरिका, ये सारे जो मिलकर है ना एक वार लड़ रहे हैं। और ईरान ने एक ऐसे अटैक किया है कि जो वो सोच भी नहीं सकते थे आगे से। इजराइल या एक अमेरिका ने जो एक चीज़ें सोची हुई थी ना, उससे बढ़कर एक ईरान ने जवाब दिया। और सबको पता है कि भाई एक हर बंदा यही बात करता है कि इनके पीछे दो ही देश हैं, वो एक दूसरा चाइना है और एक रशिया है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पर ईरान गिरता है और इधर वो घुस आएगा अमेरिका, जैसे वो वेनेजुएला में घुसा है या ऐसी कंट्री में घुसकर उसने जो 7 देश है ना उनको एक कब्ज़ा कर लिया। अगर वो इधर आकर बैठ जाते ईरान में या अफ़गानिस्तान में, तो फिर उनका भाई एक दबदबा होना था। उन्होंने 7 वाली जो कंट्री है उसमें कोई नहीं बचना था, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, सब ने इसके अंदर आ जाना था। लेकिन यार उन्होंने एक अच्छे से उनका मुकाबला किया है। लेकिन अभी तक यही चीज़ें चल रही है कि सीज़ फायर होगा, वो होगा ज़रूर, या देखो नहीं होता अभी तक तो कल ये इसका फैसला। लेकिन उससे फिर भी हट के ना भाई चीज़ें ये चलती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई साहब ने जो बताया कि भाई इन्होंने पहले वेनेजुएला पे अपना अटैक जो किया था और उनका भी सदर को उठा लिया था और सारा कुछ भाई उधर जो जितना भी तेल था सब पे कब्जा कर लिया है। तो वो बता रहे थे कि 168 साल का तेल उधर पड़ा है, तो 168 साल वो तेल जो है ना इंडिया पूरा यूज़ करे तो फिर भी वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये चीज़ देखे कि भाई जैसे ही इन्होंने ईरान पे हमला किया तो इन्होंने सोचा कि जैसे उधर तेल था उधर हमने कब्जा आसानी से कर लिया, तो इधर भी कोशिश करते हैं इधर भी शायद काम बन जाए। लेकिन वो जो है काम इनको उल्टा पड़ गया। तो सर ने सही चीज़ें बताई हैं कि भाई जो आप मीडिया पे चीज़ें आती हैं ना, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का पता है, जो बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही होती है उसका आपको कोई पता नहीं। वो रशिया और अब यूक्रेन वाली वार कितने दिनों से चल रही, कितने साल से चल रही है, वो जब आप स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही तो आप लोगों ने सोचा होगा कि वो वार शायद रुक गई है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और अपना अफ़गानिस्तान की वार हो रही है, वो भी जब तक स्क्रीन पे आएगी आपको नज़र आएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो भी बंद हो गई है। लेकिन ये ईरान वाली आप बार बार नज़र आ रही है। लेकिन भाई उसने सही बताया कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है और वो 3500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मिसाइल कौन फेंक रहा है? तो ज़ाहिर बात है भाई रशिया और चाइना जो चीन जो उसका साथ चाइना दे रहा है, तो वो सारा कुछ भाई अपन उनको भी पता है कि भाई इसकी अगर ताकत हम कम करेंगे तो हमें ही फायदा है। तो ये जो पर्दे सामने नजर चीज़ें आ रही हैं, हम तो वही काउंट करते हैं कि भाई स्क्रीन पे सारा कुछ ये नज़र आ रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि इधर भाई बाद में जो पीछे पर्दे के पीछे चल रहा है वो बहुत और सिस्टम है। इस तरह ये भाई वीडियो कमाल की है। ये देखे कि अमेरिका और इसराइल ने ना ईरान को थोड़ा सा इजी लिया था कि हम इनका जो एक सरदार है ना उसको ख़त्म करते हैं तो ये वार अपना हमारे जो कहने या गुलामी हमारी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैनी की डेथ तो हो गई, लेकिन वो भाई घुटने उन्होंने ईरान ने नहीं टेके है। उन्होंने भी एक वार की है और भाई उनका मुकाबला दोनों मुआलक का उन्होंने ना मुकाबला किया था। लेकिन अब जो इधर हुआ है ना कि जो इंडिया वाले जो बात बताने में ना कभी नहीं, हमने 1-2 वीडियो बनाई है कि इंडिया वाले ने बोला है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, एक लफ्ज़ भी उनका भाई मुंह से नहीं निकलाया गया। लेकिन उन्होंने भाई काम अच्छा किया कि जो एक ये वार रुकाई है ना, उन्होंने काम अच्छा किया है। दूसरा ये मीडिया वाले जो बात वो उन्होंने सही बताई है कि जब तक कोई आदमी देखता रहता है ना तो वो एक न्यूज़ आती रहती है। जैसे ही अवाम का थोड़ा सा रुझान कम होता है तो वो न्यूज़ भी बंद हो जाती हैगी। लेकिन असल में वो बात चलती रहती है भाई, वार रुकते नहीं हैगी। मौलवी साहब ये जंग के दौरान उन्होंने वीडियो बनाई, अब उनको थोड़ा पता पाकिस्तान ने सीज फायर करता था।
नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई काफ़ी उन्होंने एक इंटरनली चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जिस फील्ड में भाई वो खुद रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है। आप देख लो कि जब ट्रम्प से वो सवाल हुआ था कि एक जो स्टार में उन्होंने हमला किया था स्कूलों के ऊपर, तो साथ ही वो साथ वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज, ये छोटी छोटी चीज़ें भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा एक डीपली देखनी होती है कि किस तरह एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन उससे हट के ये चीज़ भाई आप कभी ज़रूर माननी पड़ेगी कि चाइना जो है वो कभी भी यहाँ पे नहीं चाहता कि अमेरिका एक ओपनली अपनी ताकत यहाँ पे रखे, और उसके लिए उन्होंने भाई चाहे जो भी करना पड़े वो किया, और उससे उसका एक प्रैक्टिकली हमें नज़र भी आया। दोनों ने मिल के भाई इधर एक अमेरिका को जैसे कैसे भी है ठीक है, अभी के लिए अगर जो आप एक्सटर्नली देखें तो अमेरिका जो है वो भाई घुटनों पे आया है। आगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भाई सर ने काफ़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा पॉडकास्ट था। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।